Hello students, welcome once again, and today we are going to cover a very important topic, that is reading skills. As you know, your paper has been divided into three parts. Section A, that is reading skills, section B for advanced writing skills, and third for literature or literary skills. In the first section, that is the reading section, you have two types of question. The first question will be for reading comprehension and the second question will be for note making. So today we are going to do note making and learn how to make effective notes out of a given passage. So first of all, you need to understand what are notes. Suppose you have gone to a lecture, you have attended the lecture and heard all the proceedings, all the things that have been mentioned and narrated by the speaker very carefully, and when you return, I ask you to repeat the speech as it is not possible for you. ऐसा हो ही नहीं सकता. Sometimes when you are preparing for the exam and you need to recapitulate what you were taught in the class, you just need to put out your notebook and maybe during the lecture you used to write some points, and whenever you are in need you just go through those points, you just got recapitulated all the content और आपका पूरा जो आपने पढ़ा था वो आपको तुरंत रिवाइज हो जाता है. तो जब भी आपको ज़रूरत होती है वो पूरा कंटेंट आपके सामने एज इट इज़ आ जाता है, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट पार्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोट मेकिंग. ये सिर्फ स्पोकन फॉर्म में नहीं होता है, ये रीडिंग कंटेंट के लिए भी होता है. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रीडिंग स्किल्स को इस बेसिस पर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. सो इट इज़ नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट राइटिंग अबाउट एवरीथिंग यू हियर और रीड. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आप नोट्स बनाइए तो आप एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट यू डू नॉट नीड टू राइट एवरीथिंग यू हैव हियर और रेड. जो कुछ भी आप सुनते हो इट इज़ नीदर पॉसिबल फॉर यू. अब जो कुछ भी आपके सामने कहा जा रहा है उसको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड नोट करना, या जो भी आपने एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा से वर्ड टू वर्ड लिखना, इट इज़ नॉट feasible as well as possible for anyone. So this is not note making. Then what actually is note making? It is a process of reviewing. First you have gone through the passage, and then while making notes you try to review it, you try to connect with the content that was before you through those notes, and synthesizing again उन notes को, उन points को जो आपने निकाले हैं उनको एक साथ करके स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट करना ही नोट मेकिंग होता है. तो आपने लेक्चर लिया है या आपने कुछ पढ़ा है तो उस पूरे पढ़े हुए कंटेंट को या उस सुने हुए कंटेंट को रिव्यू करना, उसको कनेक्ट करना और फिर से सिंथेसाइज करने का प्रोसेस ही नोट मेकिंग होता है. तो आप बड़े क्लियर रहेंगे इस बारे में कि पूरा का पूरा आपको एज इट इज़ नोट नहीं करना है. उस जो मेन कंटेंट है, जो मेन आइडिया है, जो मेन थॉट है, उसको पहले रिव्यू करना, उसको आपस में कनेक्ट करना और उसको स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करना ही नोट मेकिंग होता है. चलते हैं इसके डिवीज़न ऑफ मार्क्स की तरफ. तो डिवीज़न ऑफ मार्क्स जो है वो नोट मेकिंग का कुछ इस तरीके का होता है. टाइटल के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है. नोट्स के लिए यू आर गिवन 3 मार्क्स. फॉर एब्रीविएशंस यू आर गिवन 1 मार्क्स. दैट मीन्स फॉर नोट्स इंक्लूडिंग टाइटल एंड एब्रीविएशन यू आर सपोज टू बी गिवन 5 marks, and 3 marks are decided for summary. These 3 marks are further divided into 2 marks for content and 1 marks for expression. So the total weightage of this question is 8 marks. तो total 8 marks आपको मिलते हैं, जिनमें से 5 marks जो हैं वो आपको नोट्स के मिलते हैं और 3 marks जो हैं वो कंटेंट के मिलते हैं. तो सबसे पहले हम उन स्टेजेस की बात करते हैं जो कि हम जिन स्टेजेस के थ्रू आप अपने नोट में एंटर करेंगे या उसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. बिफोर रीड केयरफुली इन ऑर्डर टू नो द थीम, द आइडिया और द पर्पज ऑफ द reading. Here my special tip will be you should need not to go through the whole content or the whole passage in one time. आप
अगर केवल फर्स्ट को ही पढ़ते हैं, अगर केवल फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द मेन आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज। तो आप सबसे पहले आपको केयरफुली पढ़ना है ताकि आप उसके थीम और आइडिया को आइडेंटिफाई कर पाएँ जो है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग, जॉटिंग डाउन मेन आइडियाज़ एंड कीवर्ड्स एंड मेक एक्चुअल नोट्स टेक्निकली। अब सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, यानी ड्यूरिंग में आपको क्या करना है, एक बार वंस यू आर क्लियर अबाउट द थीम और आइडिया ऑफ द पैसेज, उसके बाद आप जॉट डाउन करते हैं, सेलेक्ट आउट करते हैं मेन आइडियाज़ उस कंटेंट में, उस पैराग्राफ में, और उनके कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करते हैं, और फिर उन जो आपने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं, फ्रेजेस जो शॉर्टलिस्ट की हैं, उनको हम टेक्निकली फॉर्मेट में नोट्स के रूप में राइट डाउन करते हैं। लास्ट में आपको रिफ्लेक्ट करना होगा, एक बार आप ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो पूरा का पूरा आपका जो आइडिया है पैसेज का, दैट हैज़ बीन कवर्ड इन योर नोट्स और नॉट। आपको रिव्यू करना है और ऑर्गेनाइज करना है आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स के रूप में, और इसे हम समरी के रूप में करते हैं। वो नोट्स जो आपने किए हैं उनको जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो यही जाके आपकी समरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं कि हमें आखिर जो 8 मार्क्स का काम है वो स्टेप बाय स्टेप हमको करना कैसे है, यानी एक्चुअल प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। तो सबसे पहली बात है, हम मार्क्स के लिए काम करेंगे तो पहला जो चीज़ आती है वो आती है टाइटल, जिसकी वैल्यू है 1 मार्क्स। यानी आपको सबसे पहले अपना टाइटल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है इसके लिए, द टाइटल शुड बी बेस्ड ऑन द थीम और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट वाइल यू आर फाइंडिंग योर टाइटल, कि जो आपका टाइटल है वो आपके मेन थीम या कंटेंट पर बेस्ड होना चाहिए, जो मेन आइडिया है उस पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, द टाइटल इज मोस्ट प्रोबेबली टू बी फाउंड आउट फ्रॉम द फर्स्ट और द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। दिस इज जस्ट अ टिप, इट कैन बी अदरवाइज, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% इट हैपन्स कि जब आप फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक जाते हैं, तब तक यू गेट प्रिटी मच आइडिया अबाउट वॉट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, वॉट शुड बी द टाइटल ऑफ द नोट मेकिंग। और ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पढ़ने पर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि टाइटल क्या होना चाहिए या मेन आइडिया या थीम क्या है इसकी, तो आप सीधे लास्ट लाइन में जाइए और उसको पढ़िए, उसमें तो आपको 101% क्लियर हो ही जाएगा व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द नोट मेकिंग। The title should not be less than 2 words or more than 5 words. जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन्होंने फर्स्ट लाइन को पढ़ा ढंग से, सपोज करिए द फर्स्ट लाइन इज टॉकिंग अबाउट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो बच्चे जो हैं वो आंसर में सिर्फ पॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, या पॉपुलेशन लिख देंगे, जो भी है एक वर्ड में, टेलीविज़न लिख देंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देंगे। तो ये जो एक वर्ड में जो है जो टाइटल होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपका टाइटल कभी भी 2 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए और 4-5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर आपका टेलीविज़न ही है, बच्चे ने टेलीविज़न लिखा है, तो ये इट कैन बी एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, द फ्यूचर ऑफ टेलीविज़न, राइट, द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविज़न। तो इस तरीके से कुछ भी जो आप उसके रेफरेंस में जो आपने पढ़ा है पैसेज में, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, उसके बेसिस पर ही आप अपने टाइटल को अपने वर्ड्स में, it's not necessary, do not try to find out the exact phrase that can be used as title। बच्चे कई बार इसी गलती में कि वो एक लाइन दी होती है, उस पूरे लाइन को टाइटल के रूप में लिख लेते हैं और ये बहुत बड़ा हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कभी भी ये मत सोचो कि जो लाइन यूज़ हुई है उसको एज इट इज़ आप अपने फ्रेज के रूप में टाइटल में डाल सकते हो। आप टाइटल में से सिर्फ मेन आइडिया उठाओ, वो टॉपिक उठाओ जो पूरे कंटेंट में सेम है, उसको उठाओ और अपने लैंग्वेज में आप उसको 2 या 3 वर्ड्स में लिख सकते हो।
द टाइटल शुड नॉट बी, ये हो गया, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द टाइटल शुड बी इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट प्रपोजिशन। तरीका ये होना चाहिए कि आपके टाइटल में जितने भी वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उनमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर, राइट। तो एक्सेप्ट प्रपोजिशन, इफ प्रपोजिशन इज देयर यू कैन overlook it. For example, advantages of television, तो A कैपिटल बन जाएगा और T कैपिटल बन जाएगा। द टाइटल शुड बी हाईलाइटेड, जो टाइटल आपने लिखा है वो हाईलाइटेड होना चाहिए। यू शुड गिव द हेडिंग टाइटल, हाइफन लगाइए और फिर अपना टाइटल लिख दीजिए, उसको अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट भी कर दीजिए। अंडरलाइन कर देंगे तो इट विल बी ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड। मीन्स ये दिखना चाहिए क्लियरली कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने टाइटल लिखा है, टाइटल हेडिंग भी डाला है, टाइटल भी लिखा है और यहाँ पर आपका 1 नंबर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लास्ट लाइन को कंसल्ट करिए और आपको बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा कि थीम क्या है इस पैसेज की, और उसी के बेसिस पे मेन आइडिया को निकाल के आप अपने वर्ड्स में 2, 3, 4 शब्दों में अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और ये टाइटल जो है वो हाईलाइटेड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेन नोट्स की, जिसकी वैल्यू 3 मार्क्स है। 1 मार्क्स आपको जब टाइटल का मिल गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक्चुअल रीडिंग करेंगे ऑफ द पैसेज। यहाँ पर फिर से मेरी टिप रहेगी कि लिखा तो होता है रीड द पैसेज केयरफुली, बट इफ़ यू गो टू रीड द पैसेज केयरफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस इन द पैसेज। ये भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब है आप एक पेंसिल लीजिए और अपने पैराग्राफ में पैसेज में आगे बढ़िए, और पैसेज में आगे बढ़ने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये कि अपने पैसेज को डिवाइड कर लीजिए 4 पैराग्राफ्स में। टेक 5 में भी कर सकते हो इफ़ इट इज़ वेरी बिग, इफ़ इट हैज़ अ लॉट ऑफ शिफ्ट ऑफ आइडियाज़ तो आप 5 में भी कर सकते हो, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 4 पैराग्राफ में इसको डिवाइड कर लो। 3 के जो हैं वो बहुत कम दिखते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप 4 करिए सेफ साइड पे। तो 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। अब मैं ये 4 कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि कई बार तो 4 तो होते ही हैं, कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं और 7-8 पैराग्राफ हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कंबाइंड कर सकते हैं, 2-2 को मिला लिया तो आपके 4 तैयार हो गए। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े 2 पैराग्राफ होते हैं तो आप उनको बीच में से डिवाइड कर लीजिए और 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसे करके टोटल आपके पास 4 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। पहला काम आपको पेपर सामने आते ही, ये क्वेश्चन सामने आते ही पैसेज के साथ यही करना है। सबसे पहले आप अपने पैसेज को डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में। इसके बाद क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ शुड बी पिक्ड आउट एंड यूज्ड एज मेन पॉइंट। सबसे पहले इंडेंटिंग या नंबरिंग की बात हम बाद में करेंगे, वो करने से पहले जो आपको करना है वो समझ लीजिए। आप पैराग्राफ में बढ़िए, आप सपोज करिए आप फर्स्ट पैराग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने टाइटल ऊपर निकाल लिया है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, वर्ब के बाद के, हम जनरली हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद का जो फ्रेजेस होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो उन 4 या 5 वर्ड को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए एंड लीव दैट लाइन एज इट इज़, उसको वहीं छोड़ दीजिए। अगली लाइन में जाइए, अगली लाइन में फिर से आपको यही प्रोसेस करना है। वर्ब या मेन वर्ब के बाद के 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है। लीव इट देयर एंड देन जंप टू द थर्ड सेंटेंस। इस तरीके से आप 3rd या 4th जितने भी हैं उसमें आप 3 या 4 अंडरलाइंड सेक्शंस आपके पास हो जाएंगे। हर लाइन में मैक्सिमम 4 या 5 लाइनें होंगी आपके पैराग्राफ में। आप हर लाइन में वर्ब के बाद के 4 या 5 वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे और इस तरीके से जो पैराग्राफ आपने डिवाइड किए थे उस पैराग्राफ में आपको 4 अंडरलाइंड पोर्शन दिखेंगे। यहाँ मैं फिर से ये एडवाइस करती हूँ कि अगर उस पैराग्राफ में 5 या 6 सेंटेंसेस हैं, यानी ज़्यादा सेंटेंसेस हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको ही आप अंडरलाइन करें और उन्हीं को चूज़ करें, क्योंकि 3 जो है, एक मेन हेडिंग यानी मेन जो फर्स्ट सेंटेंस का जो अंडरलाइंड पोर्शन है वो, उसके अलावा
3 या 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उससे कम भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो आपने सपोज करिए कि 3 स्टैंडर्ड होते हैं, आपने 3 जो है वो अंडरलाइन सेक्शन कर लिए, यानी अब हर पैराग्राफ में आपके पास 4 अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन के, सेकेंड लाइन के, थर्ड लाइन के, फोर्थ लाइन के। सपोज करिए फिफ्थ लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके हर पैराग्राफ में, यानी 4 पैराग्राफ में 4 अंडरलाइंड फ्रेजेस आपके पास हैं। अब क्या करना है, अदर सेंटेंसेज शुड बी स्कैन्ड एंड 2-3 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस शुड बी पिक्ड आउट टू मेक सब पॉइंट्स। इनको हम सब पॉइंट बना लेंगे। प्रॉपर नंबरिंग एंड इंडेंटिंग शुड बी यूज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का कि ये जो आपने अंडरलाइन किए हैं फ्रेजेस, नाउ दीज फ्रेजेस आर सपोज टू बी यूज्ड एज योर नोट्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे इन विच these notes are to be presented, and now you have to understand what is numbering and what is indenting. Numbering is how you number your notes. For example, आपने फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें 4 अंडरलाइन सेक्शंस थे, 4 अंडरलाइन फ्रेजेस थे। फर्स्ट को आपने लिखा 1, यानी आपका फर्स्ट पैराग्राफ का पहला मेन नोट, तो उसको नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद आपके 3 सब पॉइंट हैं, तो आपने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सब पॉइंट 1.1, फर्स्ट पार्ट का सेकंड सब पॉइंट 1.2, फर्स्ट पार्ट का थर्ड सब पॉइंट 1.3। तो ऐसे करके फिर सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए, तो नंबर 2, फिर उसके आगे का 2.1, 2.2, 2.3, इफ इट इज देयर 2.4 इट कैन बी। तो ये होती है नंबरिंग। अब हम समझते हैं इंडेंटिंग। इंडेंटिंग मीन द गैप फ्रॉम द मार्जिन। ठीक है, अभी मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगी कि कैसे नोट्स जो हैं, जो स्पेसिंग है वो करी जाती है। योर स्पेसिंग फ्रॉम द मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंटिंग। आपके नोट्स को कैसे आपको अपने पेज पर कितने स्पेस पे प्रेजेंट करना है, उसे हम इंडेंटिंग कहते हैं। यहाँ आप ये ध्यान रखिए, ये मैंडेटरी है एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मेट ऑल्सो, कि पेज जो है आपका, कॉपी का जो पेज है उसका 1/3 लेफ्ट आप छोड़ेंगे और उसके बाद आपके नोट्स बनाएंगे। तो आपके सारे नोट्स जो हैं वो, उनकी जो इंडेंटिंग है, वो जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। अगर आपने सब पॉइंट को भी डिवाइड किया है, ये होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप इसको ना करें। कई बार क्या होता है कि जो आपका सब पॉइंट है इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जिसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो उसको आप सब पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड जो सब पॉइंट है आपका, उसके 2 एग्जाम्पल्स नहीं, उसमें 2 चीज़ें, पॉइंट्स ऐसे इंक्लूड हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, 1.3.1 पहला सब वो लिख लिया पॉइंट, ठीक है, पहला जो भी कंटेंट है आपका वो लिख लिया, और 1.3.2 करके आपने नेक्स्ट कंटेंट लिख दिया, तो इसकी इंडेंटिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर इंडेंटिंग करेंगे। इंडेंटिंग और नंबरिंग के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं उन कराते समय आपको वो भी बता दूंगी। तो नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस आर ओवरलुक्ड। तो किस चीज़ का नोट बनाना है, किस सेंटेंस से, जो अभी मैंने ऊपर आपको कहा था कि कुछ कुछ सेंटेंसेस आप ओवरलुक भी कर सकते हैं। तो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप ओवरलुक कर सकते हैं, ये हैं एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। जब कई बार क्या होता है, जो एक बात पैसेज में कह दी जाती है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को स्टेटस दिया हुआ है, कुछ सर्वे के रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। उन सेंटेंसेस को आप छोड़ सकते हैं और अगले सेंटेंस पे जाके उसमें से नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नो नीड टू यूज कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर राइटिंग नोट्स। So you have no need to use complete sentences. 4 or 5 words are sufficient, जो कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया कि आपको जब अंडरलाइन करना है तो 4 या 5 वर्ड्स को ही करना है और उन्हीं को निकाल के आपको बाहर अपने पॉइंट के रूप में, अपने नोट के रूप में यूज़ करना है। तो कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर नॉट टू बी पेनलाइज्ड। ये लिखते समय आपके पास बहुत
फ्रीडम रहती है. यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, अबाउट पंक्चुएशंस, अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स, बिकॉज यू आर राइटिंग नोट्स in form of phrases. So you need not to bother about spellings, about grammatical mistakes. इनके कोई भी नंबर आपके कटते नहीं हैं. इस नोट्स वाले पोर्शन यानी सिर्फ इस 3 नंबर के पोर्शन में आपके नोट्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर नहीं कट सकते हैं. तो बिंदास होके आप जाइए, फटाफट से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद के 4-5 वर्ड्स को अंडरलाइन करिए और उनको अपने नोट्स के रूप में प्रेजेंट कर दीजिए. और लास्ट है यूज एब्रीविएशंस. जब आप सब पॉइंट्स बनाएंगे, उन सब पॉइंट्स में आप कुछ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एब्रिविएट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप नोट बना रहे हैं. आप वैसे भी जनरली देखते होंगे, सपोज करिए किसी को लिखना है कि लाइफ इज इंपॉर्टेंट, तो हम जल्दी लिखते समय क्या करते हैं, IMP डॉट, और जब भी हम वो हमारे सामने आता है हम समझ जाते हैं दैट दिस इज इंपॉर्टेंट रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो ऐसे करके आप नोट्स बनाते समय एब्रिविएशंस भी यूज़ कर सकते हैं. एक बार बहुत क्विकली मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले पैसेज सामने आते ही आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. उसके बाद हर पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन के वर्ब या जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद के 4-5 वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट लाइन में सेम प्रोसेस करना है, अंडरलाइन करना है, थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है. ऐसे करके 4 अंडरलाइंड फ्रेजेस आप एक पैराग्राफ में इकट्ठा कर लीजिए. उसके बाद पेज के लेफ्ट की तरफ 1/3 पेज को छोड़ते हुए प्रॉपर नंबरिंग के साथ उस जो आपने अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं उनको आप नोट्स के रूप में प्रेजेंट करते जाइए. बीच बीच में कहीं कहीं आप एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हो. सो योर नोट्स विल लुक लाइक दिस. सबसे ऊपर टाइटल है, टॉपिक है. ठीक है, आपने ऊपर टाइटल लिखा, डैश करके टाइटल लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया. उसके बाद नीचे लेफ्ट में पेज छोड़ के आपने सबसे पहले एक मेन हेडिंग लिखी है. उसके बाद आपने पॉइंट 1 लिखा है जो भी आपका सब हेडिंग है, और अगर उसका भी कोई सब हेडिंग है तो सब हेडिंग करके ऐसे करके आप करते चले जाएंगे. और ऐसे करके 4 पैराग्राफ का आप बना लेंगे. एक पैराग्राफ का होने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर एक पैराग्राफ का यानी 1 मेन हेडिंग, 1.1 मेन सब हेडिंग, 1.2 1.3 सब हेडिंग. इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए 2 मेन हेडिंग, 2.1 सब हेडिंग, 2.2 सब हेडिंग, 2.3 सब हेडिंग. फिर एक लाइन छोड़ दीजिए 3 सब मेन हेडिंग, 3.1 सब हेडिंग, 3.2 सब हेडिंग, 3.3 सब हेडिंग एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी 3 नंबर की बात. इस तरीके से यहाँ तक करने के बाद आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए, एक टाइटल का और 3 जो हैं वो आपके नोट्स के. अब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है फटाफट से देख लेते हैं नोट्स बनाते समय. नेवर यूज डायग्राम्स इन नोट मेकिंग. कभी भी आपको डायग्राम्स यूज़ नहीं करने हैं. अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी फैक्ट्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई सर्वे दिया हुआ है, रिसर्च वर्क दिया हुआ है और कोई स्टैट्स दिए हुए हैं तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल्स के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं. नेवर बिगिन विद वर्ब. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद के वर्ड्स को आपको फ्रेजेस को यूज़ करना है नोट्स के रूप में, तो वर्ब को आपको चूज़ नहीं करना है. डोंट रिपीट एनी इन्फॉर्मेशन. जो हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं अगर ये रिपीट हुई है किसी फॉर्म में नीचे तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट यूज़ कन्फ्यूजिंग एब्रीविएशंस. ऐसे एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करने हैं जो एग्जामिनर को पढ़ते समय समझ में ना आए. डोंट एब्रीविएट एवरी वर्ड. ट्राई टू यूज़ द 1 एब्रीविएशन इन 1 पॉइंट. तो ये ऑब्वियसली इसको हम आगे थोड़ा कवर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. एब्रीविएशंस, तो आपका नोट मेकिंग में 1 नंबर आपका रह गया है एब्रीविएशंस का. हम पहले ये कर लेते हैं. एब्रीविएशंस शुड नॉट बी यूज्ड इन द टाइटल. पहली बात तो टाइटल में आपको एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करने हैं. सपोज करिए जैसे आपका एग्जाम्पल था एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, तो यू कैन नॉट राइट एडवांटेजेस ऑफ टीवी. ये गलत हो जाएगा क्योंकि टीवी एक एब्रीविएशन है जो कभी भी आपके टाइटल में यूज़ नहीं हो सकता. डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट द यूज़ ऑफ एब्रीविएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैम ने तो बोला था कि हम लिख सकते हैं, हर वर्ड को एब्रीविएट कर देते हैं. हर वर्ड को थोड़ा लिखा पॉइंट लगाया, थोड़ा लिखा पॉइंट लगाया, करते करते 4-5 वर्ड लिखे हैं, 4-5 को डॉट लगा के वो एब्रीविएट कर देते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. बिल्कुल नहीं करना है ये. यू डोंट नीड टू बी
be over enthusiastic. Overuse of abbreviation is not acceptable. Try to use standard abbreviation. पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. ऐसे abbreviation यूज़ करिए जो रिकॉग्नाइजेबल हो, जो देख के तुरंत समझ में आ जाए कि ये क्या है. जैसे टीवी लिखा हुआ है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये टेलीविज़न लिखा हुआ है. EDU लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एजुकेशन लिखा हुआ है. DR लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्टर है. यू कैन क्रिएट योर ओन रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन. सपोज करिए आपको स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं पता है किसी वर्ड का, तो आप उनका ऐसा एब्रीविएशन खुद भी बना सकते हैं. तो कैसे बना सकते हैं? यू कैन यूज सिम्बल्स ऑल्सो फॉर एब्रीविएशंस. आप सिम्बल्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड. अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा पैसेज आ जाए जिसमें एंड का यूज़ ना हुआ हो. एंड का यूज़ डेफिनेटली होगा. तो एक वर्ड तो आपका यही हो जाएगा. हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले कहना भूल गई कि एक एब्रीविएशन का जो वेटेज होता है वो 0.25 मार्क्स होता है. यानी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कम से कम 4 एब्रीविएशन ज़रूर यूज़ करें. और मैं आपको एडवाइस करूंगी 3 भी नहीं करेंगे. अगर 3 करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 5 या 6 एब्रीविएशन यूज़ करिए, बल्कि 5 एब्रीविएशन यूज़ करिए. ठीक है, तो उसकी कंडीशन भी पूरी हो गई और ये भी हो गया कि आपने नोइंगली नहीं किया है, आपने फ्लुएंसी में किया है. तो आपके 5 वर्ड्स जो हैं वो हो गए हैं. अच्छा, एक और चीज़, कई बार क्या होता है आप फ्लो में नोट्स लिखते समय हो सकता है आपके एब्रीविएशन ज़्यादा यूज़ हुए हों, लेकिन उसको वहीं छोड़ दीजिए. जब आप चार्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एब्रीविएशंस को, वहाँ पर आप 5 वर्ड ही शो करिए. ठीक है, तो आपने नोट्स में ज़्यादा यूज़ कर लिए, 6 हो गए, 7 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जब ये टेबल बनाएंगे एब्रीविएशन शो करने वाली, उसमें आप मेंशन करिए 4 या 5 वर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले आप एब्रीविएशन सिंबल जो हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं, जो सबको पता होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड है, ग्रेटर देन, लेसर देन, टू, फॉर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग इनिशियल्स इन कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल इसरो, फॉर एग्जांपल नासा, USA, PMO, यूनेस्को, WHO, TV, ये सारे जो हैं वो इनिशियल्स को कैपिटल लेटर में यूज़ करके बनते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, आगे यूजिंग, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं एक एब्रीविएशन के रूप में. यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टुगेदर, ये भी एक तरीका होता है एब्रीविएशन बनाने का. फर्स्ट और लास्ट लेटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर, TR, डॉक्टर, DR, मिस्टर, MR, तो ये एक तरीका हो गया. नेक्स्ट है आपका यूजिंग फर्स्ट फ्यू लेटर, ऐसे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट, INSTT, इंस्टीट्यूट, TECH, टेक्नोलॉजी, IMP, इम्पॉर्टेंट. इस तरीके से भी आप अपने एब्रीविएशंस फॉर्म कर सकते हैं. और क्योंकि आपको 4 ही यूज़ करने हैं, 5 ही यूज़ करने हैं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आपको मिल जाए. ये प्रैक्टिस की बात है. आप जब करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाएगा और बहुत ही जल्दी आप बनाने लग जाएंगे इसको. इसके बाद है कि आपको कैसे शो करना है. जहाँ सबसे ऊपर आपका टाइटल था, उसके नीचे आपने नोट्स बनाए थे, और जहाँ आपके नोट्स ख़त्म हुए हैं वहाँ पर आप एक ऐसा टेबल टाइप बनाएंगे. ठीक है, जिसके 3 कॉलम्स होंगे, सीरियल नंबर, एब्रीविएशन यूज्ड और वर्ड. ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 5, बस 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे. आपने शो कर दिया कि आपने 5 वर्ड्स के, 4 वर्ड्स के एब्रीविएशन बनाए हैं. अब आप बीच में लिखेंगे एब्रीविएशन यूज्ड, क्या क्या एब्रीविएशन आपने यूज़ किया. सपोज करो हमने एग्जाम्पल यूज़ किया एंड. ठीक है, तो ये एंड क्या है, हमने वर्ड उसका लिख दिया एंड. इसके बाद TV लिखा हुआ है, हमने किसके लिए यूज़ किया है TV, टेलीविज़न के लिए. DR किसके लिए यूज़ किया है, डॉक्टर के लिए. IMP किसके लिए यूज़ किया है, इम्पोर्टेंट के लिए. तो इस तरीके से फटाफट से आप नोट्स के जस्ट नीचे ये टेबल बना देंगे और इस तरीके से आपका 5 नंबर का काम ख़त्म हो जाएगा. तो बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एब्रीविएशंस जो हैं वो बहुत ही आसान होते हैं. कोई ना कोई उसका नाम रहेगा जिसको आप कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड सिंबल में यूज़ कर सकते हो. 4 एब्रीविएशन मिलना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो आपने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में सबसे पहले टाइटल हो गया, नोट्स हो गए और उसके जस्ट नीचे आपके एब्रीविएशन का टेबल हो गई और इस तरीके से आपका 5 नंबर का काम ख़त्म हो गया. यहाँ याद रखिए, टाइटल आपको कंटेंट में से मिल रहा है, एब्रीविएशन जो है वो आपने अपने खुद के नोट्स में से निकाले हैं. और नोट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी नोट सही या गलत नहीं होता है.
ठीक है। तो जो एग्जामिनर है वो आपको अननेसेसरी किसी भी चीज़ पर पेनलाइज नहीं कर सकता। तो आपको जैसे आपको प्रॉपर लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है, उस तरीके से आप अपने नोट्स को, सिर्फ शर्त ये है कि इंडेंटिंग और जो नंबरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने वो प्रेजेंट किया है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कर्टेल कर सकता है। इसका मतलब ये 5 नंबर आपको इन हैंड हैं अगर आपने टैक्टफुली इसको क्वेश्चन को डील किया तो अब हम आगे बात करते हैं। 5 नंबर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं अगले 3 नंबर की। तो अ समरी शुड बी 1/3 ऑफ द एक्चुअल पैसेज और नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। ये अभी तक जो हम कर रहे थे वो नोट मेकिंग वाला पोर्शन था, 1/3 पेपर लेफ्ट को छोड़ने वाला, नंबरिंग वाला, इंडेंटिंग वाला, स्पेसिंग वाली बात जो कर रहे थे वो सारी की सारी अब तक एप्लीकेबल थी। अब समरी जो है वो बिल्कुल अलग पार्ट होता है। क्वेश्चन 2A में नोट मेकिंग करने के लिए आती है यूजिंग हेडिंग एंड एब्रीविएशन, और उसी में B में समरी लिखने के लिए आती है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जहां आपका खत्म हुआ, अगर एक पेज पर खत्म हुआ तो उसको आप छोड़ के नए पेज पे आप ऊपर हेडिंग डालेंगे समरी, और फिर आप अपनी समरी लिखेंगे। तो समरी कैसे लिखनी है, एक समरी जो होती है वो एक्चुअल पैसेज की 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 80 to 100 वर्ड्स में हो जाएगी। 80 to 100 वर्ड्स का मतलब होता है आधा पेज। इससे ज़्यादा आपकी समरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, आधा पेज जो है वो हो जाना चाहिए। जो कॉपी का, जो बोर्ड की कॉपी का पेज हैं, जो 2 पेजेस हैं, उन दोनों में आपका ये 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आ जाना चाहिए। टाइटल हो गया, सारे नोट्स हो गए एक तरफ, मान लीजिए एब्रीविएशन इधर नहीं आए हैं तो दूसरे पेज पे आपने ऊपर एब्रीविएशन बना लिए। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे जहां एब्रीविएशन 4 लाइन में खत्म हुआ, नीचे समरी हेडिंग डाल के उसी पेज के लास्ट तक समरी हो गई। तो 2 पेजेस में आपका समरी जो है वो, ये जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आधे पेज में आप समरी लिखेंगे। कन्वर्ट 1 मेन पॉइंट एंड इट्स सब पॉइंट इनटू 1 सेंटेंस। तरीका तो यही होता है कि क्योंकि आपने हर पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस को ही नोट्स के रूप में, उनके फ्रेजेस को हमने नोट्स के रूप में यूज़ किया है, तो अगर हम उस मेन पॉइंट को और उन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो ये पूरे पैराग्राफ पे बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और इन सेंटेंसेस को जब हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली 4 या 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके मेन थीम और आइडिया पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे से कवर किया है। ठीक, और ये जो है ये बिल्कुल जो है टेक्निकली करेक्ट भी होगा, क्योंकि लास्ट आपका क्या है पॉइंट, द समरी शुड बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन। यहाँ आपके पास वो लिबर्टी नहीं है विच वॉज विद यू इन द last question that was of note making. In note making you are not to be judged for your grammatical mistakes or spellings or punctuations. Here in the question of summary you will be checked, you will be evaluated for your grammar structures, your spellings and your punctuation. So your summary should be completely accurate in terms of all these things, in terms of grammar, in terms of spellings and in terms of punctuation. बिल्कुल सही होनी चाहिए समरी आपकी। इसके लिए एक और ट्रिक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आपने ऊपर हेडिंग डाला समरी, ठीक है, और उसके बाद जो आपने पार्ट्स डिवाइड किए हैं, जो पैराग्राफ्स आपने पेंसिल से सबसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो स्टेप आपने किया था, उसमें फर्स्ट सेंटेंस को, हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को उठा लो एज इट इज़ अपने पेपर में से। हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को आप अपने पेपर में से उठा लो, ठीक है, और उसे पैराग्राफ के रूप में राइट करो। ठीक है, पहला सेंटेंस आपने फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को लिख लिया एज इट इज़ पेपर में से देख के, फुल स्टॉप लगाया। उसी के जस्ट आगे से आपने सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को लिखा, उसी में आपने थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को लिखा, और उसी में आपने फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को लिखा। अगर ये आपका आधा पेज हो रहा है तो ठीक है, अगर ये आधा पेज से कम लग रहा है आपको तो आप लास्ट सेंटेंस को भी उठा के इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो टोटल 5 सेंटेंसेस में आपकी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी। बिकॉज यू हैव फ्रेम्ड दिस समरी फ्रॉम योर
टेक्स्ट ओनली, फ्रॉम योर पैसेज ओनली, तो इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी, कोई भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसे पेपर में से देखा है। क्योंकि ये हर पैसेज का, हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, तो ये 1/3 भी हो जाएगी। और क्योंकि ये मेन पॉइंट का डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, तो ये आपके मेन आइडिया और थीम को भी कवर करेगी। और इस तरीके से आपकी समरी जो है उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल सकता। इट विल बी कंप्लीटली एक्यूरेट एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल 3 मार्क्स इन दिस पोर्शन। तो इस तरीके से अगर आपने टैक्टफुली डील किया तो आप इस क्वेश्चन में, नोट मेकिंग के क्वेश्चन में बड़े आराम से 8 मार्क्स जो है वो पा सकते हो। कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, ज़रूर करूँगी। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा, खुद भी बना के देखिएगा और आप देखिएगा कि ये कितना ईजी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के नंबर ही नहीं घटने हैं, यानी 5 नंबर। अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया है, किसी भी आपने अपने इंडिविजुअल तरीके से उसे अटेम्प्ट किया है तो, और लेकिन केवल प्रॉपर नंबरिंग के साथ, इंडेंटिंग फॉर्मेट सही है आपका, थीम सही है आपकी, ठीक है, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई आपके नंबर आपसे छीन नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये कि समरी जो है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, इट्स सो ईजी, तो अगर आप इसको करेंगे तो ये ना 3 नंबर भी आपको मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपको 101% 8 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। एक और चीज़, बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि मैडम ने बताया था, ये ट्रिक बताई थी समरी के लिए, तो वो सिर्फ समरी लिख देते हैं क्योंकि उनको नोट्स फ्रेम करना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप खाली समरी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी समरी जो है, इट शुड ऑलवेज बी प्रीसीडेड बाय नोट्स। नोट्स सबसे पहले आपके होने ही चाहिए, तो वो चाहे जैसे भी बने हों आपके, आप सिर्फ बनाइए उनको और डालिए। एग्जामिनर जो है ना आपके नोट्स काट पाएगा और ना ही आपकी समरी। तो यहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू बी पेनलाइज्ड फॉर एनीथिंग। तो इस तरीके से आपके नोट्स जो हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। हमने एक पैराग्राफ लिया था वेस्ट फूड मैनेजमेंट का, और ये किसी बच्चे से बनवाया है हमने। देखिए उस बच्चे ने कितने इफेक्टिवली बनाया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले टाइटल है वेस्ट फूड मैनेजमेंट, 3 वर्ड्स में आपका टाइटल हो गया, अंडरलाइन कर दिया उसको। नोट्स है, हेडिंग डाल दी नोट्स। उसके बाद नंबरिंग हो गई 1, फर्स्ट में फूड शोन इन वेस्टिंग, ठीक है। और इसके बाद जो इसी पैराग्राफ के अगले फ्रेजेस हैं, देखिए हर उसमें लाइन में आपको 4 वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम फ्रेज के रूप में दिखेंगे। 1.1, 1.2, 1.3। इसके बाद सेकंड है 2, 2.1, 2.2, 2.3, फिर 3, 3.1, 3.2, 3.3। इसी तरीके से उसने आगे भी बनाया है। इसने 5 बनाया है, आप 4 बनाएंगे, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अगर पैराग्राफ वाकई में बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट आइडिया है अगले पैराग्राफ्स में, तो आप इसको अलग से 5th के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद हमने ये टेबल बना दी है एब्रिविएशन की, और उसके जस्ट नीचे हमने समरी हेडिंग डाल के समरी लिखी है, जो कि देखिए आप आधे पेज की है, एग्जैक्टली 1/3 है जो आपका ओरिजिनल पैसेज है उसकी। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके टेक्स्ट पर बेस्ड है। और इस तरीके से मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये आपका नोट्स जो है वो इस तरीके से दिखेंगे, एंड इट विल इनेबल यू टू गेट 8 out of 8 मार्क्स। सो दैट वाज एंड विद दिस वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करेंगे और 8 में से 8 मार्क्स को स्कोर करेंगे। मैं हर बार यही कहती हूँ बच्चों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेट मानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एट योर टिप्स। कीप वॉचिंग, कीप इंजॉय। थैंक यू।